Hello everyone, welcome to Law Learning School and good evening to all. Hello everyone, welcome to Law Learning School and good evening to all. ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? यदि कोई कनेक्ट हुआ है तो बता सकते हैं। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? बात करते हैं, आज हमारी क्लास थर्ड है। टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 हम यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए इन क्लासेस को कर रहे हैं और हमारी ये फर्स्ट जो थर्ड क्लास है, फर्स्ट 2 क्लासेस जो हैं वो अपलोड कर दी गई हैं। यदि आपने नहीं देखी होगी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले हमारे चैनल के बारे में। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ आप हमारी जो भी जो डेली क्लासेस हो रही हैं आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कल की हमने सेशन में, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था टीचिंग का कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट, सब कुछ हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 3 लेवल ऑफ टीचिंग है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, एंड जो मेमोरी लेवल है जिसमें एक थाउटफुल, लीस्ट थाउटफुल वाली स्टेज होती है मेमोरी लेवल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आप यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम अपने सिलेबस को देख रहे हैं, तो आप जब आप फर्स्ट टाइम ओवरव्यू लेते हैं, अपने सिलेबस को देखते हैं, जहां पर आप कुछ भी नहीं सोच रहे, ना आपने आगे उस एग्ज़ाम के लिए आपने कोई बुक परचेज करी है, ना कि आप कुछ भी आगे पढ़ रहे हो, मतलब आपने फर्स्ट टाइम जब यूजीसी नेट के पेपर 1 के सिलेबस को देखा तो आप थे मेमोरी लेवल ऑफ स्टेज में। ठीक है, और साथ ही साथ ये स्टेज होती है जब बच्चा जो है स्कूल जाने की स्कूल जाता है और एक लीस्ट थाउटफुल में रोट लर्निंग का वहाँ पर कंसेप्ट आता है कि वहाँ पर वो बच्चा कुछ भी नहीं सोचता है, जो उसके टीचर के द्वारा उसे बताया जाता है उसी को वो सही मान लेता है और उसी की तरह बोला है कि चलता है। ठीक है, और ये आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, ये हमारी सबसे फर्स्ट हायर स्टेज मानी जाती है। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है इसको दिया है बाय हंट। ठीक है, बाय हंट। और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किसने दिया है? मॉरिसन ने। ठीक है, और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को बाय हर्बर्ट ने दिया है। ठीक है, हर्बर्ट ने। ओके, ये 3 लेवल ऑफ टीचिंग को हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें मोस्ट थाउटफुल में हमने प्रोसेस देखा था कि रिफ्लेक्टिव लेवल में जहां पर क्या होता है, इस स्टेज में टीचर का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है और स्टूडेंट का रोल जो है वो काफी एक्टिव होता है। कल भी हमने डिस्कस किया था इसको। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि जस्ट टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन। एक्सपोनेंट माना जाता है कि हर्बर्ट ने इस थ्योरी को दिया है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को दिया है। ठीक है, बात करते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, जिसमें बोला है कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? जस्ट इम्पार्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ द लर्नर। ये हमने कल देखा था, जिसमें रोट लर्निंग का कंसेप्ट आया था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किए थे हर्बर्ट थ्योरी ऑफ एप्रिसिएशन के। और ये एक फर्स्ट स्टेज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में इस स्टेज में, और एक मॉरिसन ने दिया है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को। ठीक है, इसको मॉरिसन मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी जो है कहा जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है इसमें बताया है कि टीचर जो है वो ट्राई करता है प्रेजेंट हिज इंस्ट्रक्शन एज अ अंडरस्टैंडिंग लेवल, और जिसमें जो प्यूपल फिर हमने देखा था कि इसके कुछ की पॉइंट भी देखे थे कि इसमें इट बिकम द बिटवीन मेमोरी लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के बीच वाली स्टेज होती है। ठीक है, और
यहाँ पर हमने देखा था कि मॉरिस विगिस जिन्होंने थ्योरी ऑफ टीचर जो है, लर्निंग थ्योरी ऑफ टीचर जो है बुक लिखी है, उसमें भी डिफाइन किया है। एक हर्बर्ट है, हर्बर्ट ने मेंशन किया है इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ टीचर टीचिंग लर्निंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, उन्होंने 3 रोल दिए थे। एक तो बोला है जब बच्चा जो है वो अपने सेंसेस इंप्रेशन से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है और इमेज से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है और पेन एंड प्लेस रिफ्लेक्टिव लेवल में आ जाता है, वहां पर हमारे टीचर का थोड़ा कम रोल रहता है। इसमें इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है, मेनली जो इंक्लूड करते हैं बोथ ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को हमने देखा था कि ये एक लास्ट स्टेज मानी जाती है टीचिंग लेवल ऑफ टीचिंग की। ठीक है, इसमें बच्चा न केवल क्या करता है, रिपीट करता है, रिवाइज करता है आंसर को, क्वेश्चन बल्कि क्वेश्चन को भी पूछता है, अंडरस्टैंड करता है और लर्नर जो है वो इंटर रिलेट करता है, अपने शब्दों में उसको जो है बताता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल मैकिंग, ये हमारी लास्ट स्टेज जो है वो मानी जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल में की डेफिनेशन है थिंकिंग अबाउट द क्रिटिकल एनालाइजिंग ऑन वन ओन टीचिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द टीचिंग प्रैक्टिस। ये हमने देखा था। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को हमने देखा था कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग है एंड इज अ स्टेज ऑफ लर्निंग व्हेन द स्टूडेंट डू नॉट मेयरली रिपीट रिवाइज, वही वाला कंसेप्ट की इस स्टेज में, लास्ट स्टेज में आके बच्चा जो है वो ओनली रिपीट ही नहीं करता, रिवाइज ही नहीं करता, बल्कि आंसर भी करता है क्वेश्चन का और खुद से क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने देखा था कि यहाँ इस रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चा जो है वो मोस्ट थाउटफुल होता है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुद जो है वो बोला जाता है और खुद से वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ये हमने देखा था। यहाँ पर जो है वो बच्चा पे करता है सीरियस थॉटफुल कंसिडरेशन एट टू द प्रेजेंट कंटेंट। ठीक है, और मेन ऑब्जेक्टिव हमने देखे थे टू डेवलप इनसाइट इनटू द लर्नर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वहां पर भी ये बात करता है सॉल्व प्रॉब्लम, जब बच्चा जो है वो खुद से, जब स्टूडेंट जो है, लर्नर जो है वो सीख रहा है, वो खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, और उसमें डेवलप हो जाती है रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग, तर्क संगत और महत्वपूर्ण सोच जो है वो उसकी विकसित हो जाती है और डेवलप करता है एबिलिटी टू द इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग टू द स्टूडेंट। ठीक है, इसमें इस स्टेज में क्या होता है कि जो लर्नर है यह है मेन प्रोपोनेंट माने जाते हैं। ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है। यहाँ पर डायरेक्ट जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उसको प्रॉब्लम बताई जाती है, वो खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है और प्रैक्टिकल अप्रोच होती है ये। ओके, एंड ये प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो मानी जाती है और स्टूडेंट को अज्यूम किया जाता है टू अडॉप्ट अ शॉर्ट रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कि यहाँ पर इस स्टेज में आके वो बच्चा क्या करता है, लर्नर जो है वो सॉल्व करता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, क्लासरूम एनवायरनमेंट टू बी द सफिशिएंटली ओपन और एंड इंडिपेंडेंट, द लर्नर आर सेल्फ मोटिवेटेड। यहाँ पर इस स्टेज में रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में हमने देखा था कि इस स्टेज में स्टूडेंट को कभी भी मतलब किसी बाहर से किसी को भी मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो वो खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड होता है। यदि उसने लाइफ में कुछ करना है तो उसको बार बार कोई बोलेगा कि आप ये कर लो वो कर लो तो उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको सेल्फ मोटिवेटेड है वो बच्चा वहां उस स्टेज में आके। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ये हायर स्टेज मानी गई है लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच जो है वो हमने देखा था और यहाँ पर हमने और भी देखा था कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्लू बोला जाता है। एक टीचिंग क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है जो टीचिंग एंड द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, थ्योरी को जो उन्होंने दी थी, ब्लूम ने दी थी, उसी को दोबारा से रीअरेंज करके दिया है। ठीक है, और जो हमारी ब्लूम ने जो दिया था वो 1956 का था और उनके स्टूडेंट ने जो दिया था, डेविड रेथवल ने जो दिया है वो 2001 का है। ठीक है, बट एग्जाम में ये सारी ही पूछा जाता है कि उन्होंने कौन कौन से लेवल दिए थे। तो उन्होंने कहा था नॉलेज मीन, पहले किसी चीज को समझा जाता है, ज्ञान लिया जाता है। जब भी बच्चा जो है पहले ज्ञान लेता है, ठीक है, फिर पहले ज्ञान लेता है, ठीक है, फिर कंप्रीहेंशन होता है समझना, समझता है, फिर
एप्लीकेशन मीन अप्लाई करना, प्रयोग करना, ठीक है। एनालाइज करना मीन उसको तोड़ तोड़ के समझना। एनालाइज होता है कि तोड़ तोड़ के जब आप किसी चीज को समझते हो, ठीक है। सिंथेसाइज विकास हो और वो खुद से नॉलेज ले और उसको समझे, ठीक है। ये होता है कॉग्निटिव डोमेन। इस कॉग्निटिव डोमेन में उन्होंने ये बात कही थी, बोला था कि नॉलेज एंड नोइंग द हाउ एंड व्हाई, मतलब इसमें हम मेन क्या समझते हैं कि यहाँ पर कंसेप्ट आता है हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे को जानना, ठीक है। द थिंकिंग स्किल फॉल इनटू द कॉग्निटिव डोमेन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज। यहाँ पर बात होती है आपके मस्तिष्क के, आपके दिमाग के मानसिक विकास और ज्ञान के अधिग्रहण के, कि यहाँ पर क्या इस स्टेज में आके क्या होता है, सॉरी, ब्लूम ने क्लासिफिकेशन दिया टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले दिया कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन है, ये रिलेट करता है जब डेवलपमेंट होती है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की, मतलब एक इंसान क्या कुछ सोचता है, क्या उसका ज्ञान है, क्या उसकी सोचने की पावर है, इससे रिलेट करता है, ठीक है। एंड कोर लर्निंग डोमेन जो है, ठीक है, बोला है नॉलेज एंड नोइंग, ठीक है, मतलब ज्ञान और जानना कैसे, ठीक है, ये जो है वो ये बात करते हैं हाउ एंड व्हाई की बात करते हैं, ठीक है। और जो थिंकिंग स्किल है वो फॉल होती है कॉग्निटिव डोमेन में, और डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज की यहाँ पर बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल बोला है स्टेटिंग द नेम ऑफ द मेजर बोन ऑफ द बॉडी, एक्सप्लेनिंग व्हाई एंड वी हैव द आइडिया, ठीक है। मतलब उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि यदि शरीर के मुख्य हड्डियों के नाम यदि का नाम बताना हो तो ये समझना है कि क्यों हमारे पास ये ज्वर है, मतलब, और इन दोनों को पूरा करने के लिए क्या विचार की क्या एबिलिटी है, रिमेंबर फैक्ट, वो अपने दिमाग के स्तर पर ये सोच सकता है कि उसने किस तरीके से रिमेंबर करना है, याद करना है, विदाउट नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग, कलेक्ट, डिफाइन, डिस्क्राइब एंड फाइंड आइडेंटिटी, लिस्ट, मेमोराइज, नेम, ऑर्डर, ये सब जो है वो उसको नॉलेज में मिलता है, ठीक है। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझना, ठीक है, मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट लर्न इंफॉर्मेशन, कि यहाँ पर एबिलिटी की बात की जाती है, जो लर्नर है उसकी एबिलिटी की वो अंडरस्टैंड कर रहा है और किस तरीके से उसको अपने शब्दों में इंटरप्रेट कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, डिकोड कर रहा है और डिफेंड कर रहा है, ठीक है। और बोला है एप्लीकेशन, एबिलिटी टू यूज लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन, कि जहां पर एप्लीकेशन की बात आती है अप्लाई, ठीक है, मतलब यहाँ पर बात करिए कि क्या एबिलिटी है टू यूज द लर्न मटेरियल, वो जो लर्नर है वो किस तरीके से क्या एबिलिटी है उसकी, वो यूज कर रहा है उस लर्नर मटेरियल को और न्यू सिचुएशन को वो उसमें अप्लाई कर रहा था, ठीक है। और इसमें बात करती है अप्लाई, एक्सेस, कैलकुलेट, कंप्लीट, कंप्यूटर, कंप्यूट और शॉर्ट ट्रांसफर, इन सब की बात करिए। एनालाइज में बोला है, एनालाइज क्या होता है, विश्लेषण करना, जब आप किसी एबिलिटी टू ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन इनटू द कंपोनेंट, जब आप क्या करते हो कि एक चीज को, एक कंसेप्ट को तोड़ तोड़ के समझते हो, ब्रेक डाउन करके उस इंफॉर्मेशन को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है, एनालाइज करते हो, ब्रेक डाउन करते हो, कैटेगराइज करते हो, कि आप यदि आपको इतना बड़ा कंसेप्ट जो है वो समझना है तो उसको ब्रेक डाउन करके किस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। और सिंथेसिस की बात करी है, एबिलिटी टू पुट पार्ट टुगेदर, ठीक है, मतलब जब आप उस चीजों को जोड़ जोड़ के समझते हो, आपको कोई कंसेप्ट समझना है आप उससे लिंक कर करके जो है समझते हो। और इवेल्युएशन में एक लास्ट जो स्टेज है ये, जिसमें क्या होता है जब आप सब कुछ समझ लेते हो, सब कुछ अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आपने क्या समझा उसको इवेल्युएट किया जाता है, जज किया जाता है, वैल्यू ऑफ द मटेरियल एंड फॉर गिवन पर्पस, ठीक है। आर्ग्यू एंड कंक्लूड, कंसीव, क्रिटिसाइज, ठीक है। इफेक्टिव डोमेन की जब बात आती है, इफेक्टिव डोमेन में बात आती है भावनात्मक तरीके से, जब जो लर्नर है वो किस तरह से सीखेगा, ठीक है। इफेक्टिव डोमेन जो है वो फोकस करता है ऑन द एटीट्यूड पर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि एटीट्यूड पर, वैल्यू पर, मूल्यों पर, इंटरेस्ट और एप्रिसिएशन ऑफ लर्नर पर, ठीक है। मतलब ये इफेक्टिव डोमेन जो है ये फोकस करता है किसी मनुष्य के
एटीट्यूड पर, वैल्यू पर, इंटरेस्ट और एप्रिसिएशन ऑफ लर्नर पर। और ये डोमेन जो है वो इंक्लूड करता है मैनर इन विच द इंडिविजुअल डील विद द थिंग इमोशनली एंड सच एज द फीलिंग, वैल्यू और एप्रिसिएशन, एंथुसियाज्म और मोटिवेशन और एटीट्यूड। मतलब एक मनुष्य जो है वो किस तरह से फोकस करता है, एटीट्यूड अपनी भावनात्मक तरीकों से वो किस तरह से सीख रहा है, ठीक है। सच एज अ वो जैसे संतुलित आहार की, मतलब एक इंसान जो है वो अपनी भावना इमोशन से ये समझता है कि उसको किस चीज की जरूरत है, किसकी नहीं है, वो बैलेंस क्या है उसकी, की नीड ऑफ क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, उसकी पोलाइटनेस क्या है, ठीक है। बोला है दीज डील विद द फीलिंग एंड इमोशंस। इस अफेक्टिव डोमेन में हम बात करते हैं फीलिंग एंड इमोशंस की। आर द डिफरेंट फ्रॉम द एग्जाम्पल। फर्स्ट है रिसीविंग, मतलब विलिंगनेस ऑफ लिसनर, ठीक है, प्राप्त करना। एक पर्सन की सुनने की इच्छा जो है वो ये बात करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं आपको जो है वो ये लेक्चर ही दूं तो आपकी सबसे पहले विलिंगनेस होनी चाहिए उस चीज को सुनने की। यदि आपकी सुनने की इच्छा है तभी तो आप इस वीडियो को ओपन करोगे और इसको सुनोगे, ठीक है। और रिस्पॉन्डिंग की बात करी है, यदि विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, यदि मैं आपसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछ लूँ तो अब तब भी आपकी एक इच्छा होगी, तभी तो यहाँ लाइव चैट में आके या आप कमेंट में करके आप कोई क्वेश्चन जो है उसका आंसर दोगे। वैल्यूइंग की बात करते हैं, विलिंगनेस टू इन्वॉल्व, ठीक है, शामिल होने की भी इच्छा, ठीक है, भाग लेने की, शामिल होने की इच्छा, इन्वॉल्व होने की। और ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, विलिंगनेस टू एडवोकेट द आइडिया, मतलब किसी प्रकार के विचारों को किस तरह से आप उसकी सहमति और असहमति को प्रकट करते हैं, ये वाली बात भी यहाँ पर कही गई है। और कैरेक्टराइजेशन मतलब एक किसी के व्यवहार को, विलिंगनेस को चेंज करना जो है जीवन के तरीके के बदलने की इच्छा है। मतलब आप किसी के, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है टीचिंग का, कि जब किसी पर्सन के बिहेवियर में चेंज लाया जाता है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे ज्यादा मेन जो कंसेप्ट है, एम ऑफ टीचिंग क्या है, किसी पर्सन के बिहेवियर में चेंज लाना, ठीक है। यदि कहीं भी कहते हैं कि कभी बच्चा जो है वो बिगड़ जाए तो उसको किस तरह से समझाना है कि वो सही रास्ते पर चल सके, ठीक है। इफेक्टिव डोमेन, यहाँ पर बात करी है रिसीविंग, अटेंडिंग और रिस्पॉन्डिंग की, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, वैल्यूइंग की। और इसमें ये बात करी जाती है कि उसका स्किल कैसा है, ठीक है, उनका कौशल, मनुष्य का जो कौशल है वो उससे किस तरह से सीख रहा है। वो कंसर्न करता है फिजिकल जो भी आपकी शारीरिक काम करता है निपुणता से, ठीक है, डेक्स्ट्रिटी से। फॉर एग्जाम्पल यदि आप क्या करो, यदि आप फॉर एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि यदि पहिया बदलने और एक इंजेक्शन होता है उसको देने का काम होता है तो उसको पहले सीखना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों कार्यों में शारीरिक तो कौशल की आवश्यकता होती है लेकिन प्रैक्टिस की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब साइकोमोटर डोमेन, ये सिर्फ 3 डोमेन दिए हैं, ये बात बताते हैं कि किस तरह से किसी इंसान को, किसी लर्नर को सिखाया जाता है और किस तरह से वो सीखता है। सबसे पहले हमने कॉग्निटिव देखा। कॉग्निटिव में बात आई थी मनुष्य जो है अपनी बुद्धि के स्तर पर किस तरह से सीखता है, और हमने साइकोमोटर जो डोमेन था जिसमें आप शारीरिक स्तर पर किस तरह से सीखता है, फिजिकल तरीके से वो किस तरह से सीखता है। और हमने देखा था एक और इफेक्टिव डोमेन जिसमें आप इमोशन तरीके से, इमोशनल होके वो किस तरह से सीखता है, इसकी बात यहाँ पर कही गई, ठीक है। और यहाँ पर बोला है लिमिटेशन, ये इंक्लूड करता है परिशुद्धता, मतलब एक्यूरेसी, अपनी परफॉर्मेंस में एक्यूरेट करने के लिए उसको डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है, वो अपने प्रैक्टिस को इन्वॉल्व कर सकता है यहाँ पर, उसने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, ठीक है। और फिर बात करते हैं नेचुरलाइजेशन की, मतलब एक स्किल क्या होती है, एक इंटरनेशनलाइज होती है और इंडिविजुअल जो है वो एबल होता है किसी चीज को अडॉप्ट करने के लिए और उसको मॉडिफाई करने के लिए, डिजाइन करने के लिए और न्यू टेक्निक को अपनाने के लिए, ठीक है। मतलब अब सिंपल सा यही कंसेप्ट है कि साइकोमोटर डोमेन में जो लर्नर होता है वो किस तरह से सीखता है, फिजिकल तरीके से कोई शारीरिक काम करके जब कोई सीख रहा है उसको हम साइकोमोटर डोमेन जो है उसमें रखते हैं, ठीक है। 3 डोमेन हमने देख लिए हैं, एक तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ठीक है। कॉग्निटिव में हमने देखा कि एक मनुष्य जो है, जब लर्नर जो है वो सीखने वाला जो है
वो अपनी बुद्धि के स्तर पर किस तरीके से सीख रहा है, ठीक है, वो किस चीज का प्रयोग कर रहा है, वो किस तरह से वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या सोच रहा है कि और उसके दिमाग में हाउ एंड वाई का कंसेप्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और फिर हमने देखा था साइकोमोटर डोमेन में, हमने फिजिकल में देख लिया, और कॉग्निटिव अफेक्टिव में हमने देखा कि पर्सन जो है वो अपने इमोशन से किस तरह से सीख रहा है, ठीक है। और कैग्ने और ब्रिक्स जो है उन्होंने क्लासिफाई किया है टीचिंग को इंटेलेक्चुअल स्किल, ठीक है, अपने कौशल के दम पर, अपने बौद्धिक कौशल पर जब कोई जो लर्नर है वो सीखता है, ये स्किल जो है वो ये बताती हैं कि डील करती हैं विद द एनवायरमेंट, और ये इंक्लूड करती हैं कंसेप्ट ऑफ लर्नर, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को, कि मतलब एक लर्नर जो है वो किस तरह से अपनी स्किल्स को सीख रहा है, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहा है, और किस तरह से वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी, जिसमें संख्यानात्मक रणनीतियों की बात करी थी, मतलब एक मनुष्य जो, एक लर्नर जो है वो जब सीखने के लिए सीखता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, मेथड को अडॉप्ट करता है, डिफरेंट टेक्निक्स को, किस तरह से उसे याद रखना है, रिमेंबर रखना है, और थिंकिंग स्किल को, ठीक है। वर्बल इंफॉर्मेशन की बात करी है, मतलब मौखिक जानकारी की बात करी है, तो ये रेफर करता है ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ द नॉलेज एंड इंडिविजुअल एक्वायर्स, ठीक है, मतलब एक मनुष्य ने, एक लर्नर ने क्या करा, किस तरह से ज्ञान अर्जित किया और किस तरह से उसको, ठीक है, मतलब किस तरह से उसने लर्न किया, ठीक है। मोटर स्किल की बात करते हैं तो ये रेफर करता है बेसिकली मेंशन द कैरिड आउट व्हेन द ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो है उसकी मस्कुलस जो पावर है वो एक दूसरे के, मतलब जब आप अपनी बुद्धि और अपनी फिजिकल पावर का एक साथ उपयोग करते हो तो वो होता है मोटर स्किल में, ठीक है। मतलब आप फॉर एग्जांपल के लिए ले लो कि यदि आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, मोटर आप जो है वो एक गाड़ी का टायर ही बदल रहे हो, तो आपको उसमें फिजिकल काम तो करने की जरूरत है, साथ ही साथ आपको अपने ब्रेन, दिमाग का भी यूज करने की जरूरत है, ठीक है। और लास्ट बात करिए एटीट्यूड की, ये रेफर करता है इंटरनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल की, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति की आंतरिक स्थिति से संदर्भित करता है। आंतरिक की बात आ जाती है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, यदि आपका जो है वो ध्यान नहीं है, या आप जो है वो इमोशनली उस टाइम जो है वो आप ठीक नहीं हो, यदि आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो बोला तब वो जो एक लर्निंग वाली स्टेज जो है वो नहीं मानी जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग में बात आती है एटीट्यूड कैसा है, ये रेफर करता है इंटरनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल का, ठीक है। यहाँ पर यही बात इंटेलेक्चुअल स्किल में प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है, और डिस्क्रिमिनेट कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल की, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी में मेटा कॉग्निशन और स्ट्रैटेजी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन थिंकिंग, वर्बल इंफॉर्मेशन में फैक्ट ऑफ नॉलेज की, एटीट्यूड में एक्शन दैट द पर्सन चूज द कंप्लीट, और मोटर स्किल में बिहेवियर फिजिकल स्किल्स। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचर की, बोला है देयर आर द थ्री वेरिएबल्स ऑफ द टीचिंग है। ये इंक्लूड करता है कि टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, और एनवायरमेंट फैक्टर भी होना चाहिए। मतलब कि ऐसा हो कि कभी आपका टीचर तो बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट भी अच्छे हैं, लेकिन आसपास का जो एनवायरमेंट है वही ठीक नहीं है, आसपास से कहीं से नॉइज आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो बोला है इसके लिए 3 वेरिएबल का होना बहुत जरूरी है। इंक्लूड करता है टीचर, स्टूडेंट और एनवायरमेंट को, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म भी होना चाहिए, टीचर जो है वो उसका प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। यदि आप मतलब ऑब्वियसली यदि वो आपको पढ़ा रहा है तो वो खुद भी उसने उस सब्जेक्ट में मास्टरी जो है वो करी हो, ठीक है, मतलब उसका प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, सुटेबल एनवायरमेंट होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट का अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, और स्टूडेंट डिसिप्लिन होने चाहिए। टीचर एंड स्टूडेंट जो है वो डिवोशन ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग जिसमें दिखा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें बोला है स्टूडेंट जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है किस पर, टीचर पर, ठीक है। और ही इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड डेवलपमेंट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द टीचर एंड टीचिंग प्रोसेस,
बोला है ये शिक्षण की प्रक्रिया है, प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित और विकास के अधीन है। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल और फंक्शन करता है एक्टिव पार्ट। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो टीचर जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो रिस्पॉन्सिबल, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द स्टूडेंट। वो एक बच्चे के जो भी वो काम कर रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी सीख रहा है। ठीक है, और डिपेंडेंट होते हैं वेरिएबल। एंड ही इज फ्री टू एक्ट इन द प्रोसेस एंड वेल द स्टूडेंट आर क्वाइट डिपेंडेंट ऑन हिम। बोला है जबकि एक छात्र है उस पर काफी निर्भर है। शिक्षण और शिक्षक की प्रक्रिया की जो योजना होती है उसका आयोजन और नेतृत्व और नियंत्रण कर सकता है। मतलब एक टीचर के पास पावर हो सकती है, वो किसको कंट्रोल करता है, स्टूडेंट को। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ बोला गया है स्टूडेंट को, सॉरी टीचर को, और डिपेंडेंट बोला गया है एक स्टूडेंट को। ठीक है, बोला है इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होते हैं, हस्तक्षेप करने वाले चर, मतलब जो इंटरफेयर कर सकते हैं। बोला है देयर आर द नीड ऑफ डिजायरेबल इंटरेक्शन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कि जब इंटरेक्शन होती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में तो वो अचीव करते हैं एक गोल ऑफ टीचिंग, और ये रोल प्ले करता है बाय द इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। ठीक है, ये जो कंटेंट ऑफ टीचर है, मेथड है और टेक्निक है और टैक्टिक्स है और स्ट्रेटेजी है जो मैनेज की जाती है, इंस्ट्रक्ट की जाती है मटेरियल ऑफ द टीचर और एनवायरनमेंट पर, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। मतलब एक बच्चा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल माना गया है स्टूडेंट, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो आश्रित नहीं है किस पर, तो वो स्वतंत्र चर जो है वो उन्हें टीचर को कहा गया है। और एक जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उसे इंटरवेनिंग वेरिएबल बोला गया है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचर की, देयर आर द 3 वेरिएबल ऑफ टीचिंग। ठीक है, एंड प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, सूटेबल टाइम होना, एनवायरनमेंट होना चाहिए, टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप भी होना चाहिए, स्टूडेंट डिसिप्लिन होना चाहिए। वही बात जो हमने यहाँ डिस्कस करी थी। ठीक है, और टीचर जो है वो शिक्षक के प्रति शिक्षक की भक्ति और दूसरी ओर सीखने के प्रति छात्र की भक्ति। मतलब एक मन ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो बोला है टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए क्या है, अपने अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और डायनेमिक एनवायरनमेंट की बात करी है तो टीचर क्या है, टीचर इज डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन। ठीक है, और विच इज वेरी डायनेमिक इन नेचर। जो टीचर है, टीचिंग चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस। ठीक है, एक टीचिंग जो है वो टाइम एंड प्लेस जो है वो बदलती रहती है। ठीक है, और द एनवायरनमेंट कंसिस्ट करता है इंटरेक्शन among the 3 वेरिएबल नेमली इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग। जो कि हमने पहले देखा कि इंडिपेंडेंट किसे बोला गया है, टीचर को, डिपेंडेंट बोला गया है स्टूडेंट को, इंटरवेनिंग की बात करी गई है जब टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और अचीव करते हैं गोल को। ठीक है, और इसको, इस डायनेमिक एनवायरनमेंट को क्या बोला है, टीचर क्या है, द्विध्रुवीय प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें टीचर और लर्नर का एक्टिव रोल होता है। ठीक है, और ट्राइपोलर बोला